हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज़, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और वहाँ सर्च बॉक्स में आपको स्टडी विथ रितेश सर्च करना होगा। उसके बाद हमारा चैनल आ जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये 15 क्वेश्चन जो हैं आपको टेस्ट के रूप में देने हैं, है ना। यानी कहने का मतलब 15 क्वेश्चंस में आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हो आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद आप सभी को बताना है। तो क्लास ओवर हो जाने के बाद सभी विद्यार्थी बताएंगे कि 15 क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए। यानी कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। ठीक है, मैं प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट चेक करूंगा और रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। जो जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी लाइव आ जाएं। चलिए चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी, बताइए कौन सी थी। पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है कंकनी, तीसरा ऑप्शन है निष्क, चौथा ऑप्शन है कर्षपण। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी, कौन सी थी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी कर्षपर्ण दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्षपर्ण ना देकर आपको डायरेक्ट पर्ण भी दे सकता था तो भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, तो मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, पर्ण थी। अब देखिए, मौर्य काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। जल्दी से बताइए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे सॉरी, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, वेरी गुड, कौन थे जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु का नाम क्या था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या था, चाणक्य। इनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। बेसिकली इनका 3 नाम था। ठीक है गाइस, चाणक्य था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछ लेता है, एक अर्थशास्त्र बुक है ना, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा जी, तो चाणक्य है। ठीक है, या कौटिल्य भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर विष्णुगुप्त भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब बताइए, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विद्रथ थे, है ना, विद्रथ थे, विद्रथ। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, विद्रथ थे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइस। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे, कौन थे। पहला ऑप्शन है मिनिंदर, दूसरा ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तीसरा ऑप्शन है कडफिसेस द्वितीय, चौथा ऑप्शन है रुद्रामन प्रथम। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे, कौन थे जी, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है रुद्रामन प्रथम वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए शक जो है ना, शक शासक, ये कहाँ के निवासी थे। बेसिकली शक जो थे ये कहाँ के निवासी थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। ये उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बसे और शक वंश का जो सबसे योग्य
या सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? तो रुद्रमन प्रथम था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली और उसके आसपास, तीसरा ऑप्शन है दक्कन, चौथा ऑप्शन है बिहार। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था जी? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है बिहार, वो सही है। तो याद रखिएगा, सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा जनप्रिय था। वो भारत के किस प्रांत में था? तो बिहार में था। ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यदि आप लोग बोलिएगा तो मैं बिहार के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, काकतीय राजवंश की राजधानी थी, बताइएगा, मदुरै, हम्पी, द्वार समुद्र या वारंगल? जल्दी से बताइएगा, काकतीय राजवंश की राजधानी थी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, तो काकतीय राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वारंगल थी, है ना, वारंगल में थी। और देखिए, काकतीय राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है, कौन थे? तो बीटा प्रथम थे, बीटा प्रथम थे। ठीक है, और देखिए पूछ लेता है, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? जल्दी से बताइएगा, तो हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? सभी स्टूडेंट बताएंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय। चलिए, ये इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी अस्पा सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे, बताइए कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए, इस क्वेश्चन में डी अस्पा सी अस्पा की जगह आपके बुक्स में हो सकता है दिया हो ये दो अस्पा सिंह अस्पा, है ना, दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरुआत की? जल्दी से बताइएगा, दो अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, या फिर बोल सकते हो दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा की शुरुआत किसने की? जल्दी से आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? वेरी गुड, किसने की थी जी? तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी यानी जहांगीर दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, दो अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? तो जहांगीर थे। देखिए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला राजदूत कौन था? बताइएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला राजदूत कौन था जी? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? प्रथम राजदूत कौन था जी? तो याद रखिएगा, सर टॉमस रॉ, है ना, सर टॉमस रॉ थे। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एक मैं बता देता हूँ आप लोग को। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, न्याय की जंजीर यानी न्याय की सोने की जंजीर की स्थापना किसने की थी? न्याय की सोने की जंजीर किसने लगाई थी? बोल सकते हो। तो न्याय की सोने की जंजीर किसने लगाई थी? तो जहांगीर ने ही लगवाई थी। ठीक है, अब देखिए, अब जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ, अकबर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। पहला तो क्वेश्चंस पूछ लेता है, अकबर का संरक्षक कौन था? बता सकते हो अकबर का संरक्षक कौन था जी? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको, बैरम खां, दूसरा मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको अब्बुल फजल। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताइए, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां या अब्बुल फजल? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को।
जिनका वीडियो नहीं चल रहा है वो रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग वीडियो सही हो जाएगा। देखिए वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर बैरम खां किया है वो सही है। ठीक है, तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां थे। और देखिए बात करें अब्बुल फजल की, तो इन्होंने एक बुक की रचना की थी। ठीक है, और उस बुक का नाम क्या है, आईने अकबरी। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, अब्बुल फजल। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, तो अब्बुल फजल थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है गाइज आपके एग्जाम में कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने ही की थी। समझ गए ना। चलिए अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो आप सभी को पता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ही यानी इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये ऐसा क्रूर शासक था ना कि सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, सिखों के गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मरवाया था, यानी वध करवाया था। सिखों के जो गुरु थे, सिखों के गुरु कौन थे जिसका वध औरंगजेब ने करवाया था, बताइए तो जल्दी से बताएंगे। सिखों के गुरु कौन थे, कौन से गुरु थे जिनका वध जो है औरंगजेब ने करवाया था, तो वेरी गुड, कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इन्हीं का वध करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, शाहजहां के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सबको पता है शाहजहां ने, है ना। किसकी याद में करवाया था, बताइए, तो मुमताज की याद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था, बताइए कौन था, निजामुल मुल्क आसफ जा, या अली बंदी खान, या सादत खान, या टीपू सुल्तान। बताइएगा, वो भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वो कौन था, निजामुल मुल्क आसफ जा, अली बर्दी खान, या सादत खान, या फिर टीपू सुल्तान। जल्दी से सभी बताइएगा। वेरी गुड, क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, अब बताइएगा, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है, बता सकते हो आप लोग, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, पहला मैं ऑप्शन दिया श्रीरंगपट्टनम, दूसरा मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैसूर। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। क्वेश्चन मैं पूछा हूँ टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन मैं श्रीरंगपट्टनम दे दिया हूँ, दूसरा ऑप्शन मैसूर। बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी श्रीरंगपट्टनम आंसर दिया वो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो श्रीरंगपट्टनम में है। और देखिए मैसूर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है युद्ध के बारे में कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, वैसे हुए तो काफ़ी थे, शायद 4 के 5 तक हुए थे, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, मुझे जितना याद है और जितने आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध जो था वो कब हुआ था, पहले आप लोग बताइए तो। प्रथम मैसूर, सॉरी इस तरह से होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बताइए कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो चलिए मैं ऑप्शंस देता हूँ आपको, 1767 से 1769 के बीच चला था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ 1780 से 1782 तक चला था, या फिर 1790 से लेके 1792 तक चला था। बताइएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो कब से कब तक चला था, 1767 से 69, या फिर 1780 से 82, या फिर 1790 से 92। बताइए।
तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ना वो 1767 से 1769 तक चला था। ठीक है, अब इसी तरह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब से कब तक चला था, तो वो 1780 से 1782 तक चला था। इसी तरह तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध था वो 1790 से 1792 तक चला था। ठीक है, तो ये द्वितीय हो गया। आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही वीवीआई चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, इन सबको नोट करके याद कर लोगे तो ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये ईस्वी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ये अब बेसिक तो पूछेगा नहीं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी कब हुआ था, वो तो सब कोई जानता है ना, या प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सब नहीं पूछेगा। थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कर देता है, इस लेवल का पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे, कौन थे? यानी भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी यानी पूरी पूंजी के साथ व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे या डेनिश थे? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? वेरी गुड, कौन थे जी? तो डच थे। ठीक है, डच, याद रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत पहुंचने वाले में सबसे पहले कौन थे, यानी भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था? भारत सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे या फ्रांसीसी आए थे या डेनिश आए थे? बताइएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि भारत पहुंचने वाले सबसे पहले थे, कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, भारत पहुंचने वाले सबसे पहले थे, बताइएगा कौन थे? भारत पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या डेनिश? वेरी गुड, कौन थे जी? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? बताइएगा, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की जी? समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? वेरी गुड, किसने की? तो वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा। और कब किया था इन्होंने? तो 1498। ये भी चीज़ पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? अजमल खान थे या अबुल कलाम आज़ाद थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे या रहीमतुल्लाह शयानी थे? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता चुका हूँ और ये क्वेश्चंस वीवीआई है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और मैंने क्वेश्चंस आप लोग को पहले ही बता दिया है, तो आई होप किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट राइट आंसर देंगे। जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जी? तो कर गए ना गलती यहाँ पे सब। मैं जानता था आप लोग आंसर ऑप्शन बी ही दोगे, है ना, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। मैं ये कन्फ्यूज़न के लिए आपको दिया था, मैं देखना चाहता था कि कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं, और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो सोच में तो पड़ गए ना। I mean, उनको पता था कि यार ये तो आंसर होगा नहीं, है ना, इसमें ऑप्शंस जो भी सर दिए हुए हैं इनमें तो वो आंसर है ही नहीं, तो वो आंसर नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अब बता दीजिए, इस तरह आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी बदरुद्दीन तैयब जी आंसर दिया है ना वो सही है, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आपसे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रहीमतुल्लाह शयानी थे। ठीक है, चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। ये सब मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, बट आप लोग
पता नहीं याद करते भी हो कि नहीं करते हो, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, बट फिर भी आप लोग याद नहीं करते हो। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे जी? तो वेरी गुड, कौन थे? तो ए ओ ह्रूम थे, ठीक है, ए ओ ह्रूम थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कम से कम ये बता देना सब, ये तो सब किसी को याद ही होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे जी? सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी गुड, कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। समझ में आ गया ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। चलिए बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैं बताया था आप लोगों को, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसका शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं हम लोग? WC बनर्जी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ? बताइएगा, AMN राय या PC जोशी या SA डांगे या सोहन सिंह जोश? क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? सभी विद्यार्थी बताएंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है, ठीक है। तो MN राय, है ना, MN राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सबसे पहले निर्वाचित हुए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है? बताइएगा, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, USA में डेमोक्रेटिव पार्टी या USA में रिपब्लिकन पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? यानी पूछा गया है, 4 राजनीतिक दल दिए हुए हैं आपको, किसकी स्थापना सबसे बाद में यानी सबसे पीछे हुई है, आपको बताना है। और गाइस ध्यान रहे, आपको वीडियो यानी क्लास ओवर हो जाने के बाद आप सभी विद्यार्थियों को अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कितना तैयारी है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चंस का आंसर, और मैं प्रत्येक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं प्रत्येक स्टूडेंट को देखूंगा कि किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, और मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कार्ड क्लास ओवर हो जाने के बाद बताइएगा। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो सही है। तो देखिए, ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसकी स्थापना 1834 में हुई थी। USA में जो डेमोक्रेटिव पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1827 ईस्वी में हुई थी। और USA में जो रिपब्लिकन पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। और भारत में यानी हमारे भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। समझ में आ गया है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी तो वो 1885 में हुई थी, अभी मैंने आप लोग को बताया था, है ना। तो अब आप ही लोग बताइए, इसमें से यानी ये जो 4 राजनीतिक दल जो दिए हुए हैं इसमें किसका गठन जो है सबसे बाद में यानी सबसे पीछे हुआ है? तो 1885 में, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य कलंक कारण है, यानी सूर्य कलंक बनने का कारण है
पहला ऑप्शन है अरोड़ा बोरियलिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। दूसरा ऑप्शन है सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात। तीसरा ऑप्शन है पोलर अरोरास का। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। सूर्य कलंक बनने का कारण, यानी सूर्य कलंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, सन स्पॉट्स कहते हैं। अब आंसर दीजिए, सन स्पॉट्स बनने का कारण क्या होता है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य कलंक बनने का कारण जो है सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात। ठीक है, इसी के कारण सूर्य कलंक जो है बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्थिव ग्रह है। बताइए, तो पार्थिव ग्रह है, देखिए संग है, इसको काट दीजिए। एक पार्थिव ग्रह है, कैसा ग्रह है? घना चट्टानी और पिंड का ग्रह है, या फिर गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह है, या गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह यद्यपि उनमें चट्टानी क्रोड रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है, बट ये आपके मॉडल पेपर का ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं करवाता हूँ, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है ना वही सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो एक पार्थिव ग्रह जो है वो घना और चट्टानी पिंडों वाला ग्रह होता है। देखिए, पार्थिव ग्रह कहते किसे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो वह ग्रह जो पृथ्वी के समान होते हैं उसे पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग आंतरिक ग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह भी बोल सकते हैं। अब पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। ठीक है, पार्थिव ग्रह की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला है बुध ग्रह, ठीक है, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है पृथ्वी, ठीक है, और चौथा है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जान लेते हैं, इस ग्रह से, बुध से, शुक्र से और पृथ्वी से और मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं पूछता हूँ, बताइएगा। अब मैं ग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आप सभी से, यानी सौर मंडल है ना, सोलर सिस्टम से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करूँगा। क्या आप सभी लोग रेडी हो? सब क्वेश्चंस का आंसर करोगे ना? जल्दी से बताओ कौन कौन स्टूडेंट रेडी हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूं आपसे, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं आप सभी से। तो चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? वेरी गुड, कौन सा होता है जी? तो शुक्र है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वीनस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बताइए, तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है जी? पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे निकट स्थित है कौन सा है जी? तो वेरी गुड, कौन सा ग्रह है? तो ये भी शुक्र ही होगा, वीनस ही है ना। अब भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से शुक्र ग्रह से रिलेटेड हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब मुझे बताइएगा आप लोग, अब 1-2 मैं क्वेश्चंस और पूछना चाहता हूँ। लाल ग्रह जो है किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं जी? वेरी गुड, किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को, यानी मार्स को, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मार्स प्लैनेट। ठीक है, तो अब बताइए, तो इस मंगल ग्रह पर एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इस मंगल ग्रह पर ना सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस ग्रह पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो मंगल ग्रह पे है। ठीक है, अब उस ज्वालामुखी का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या है? ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी, ठीक है, ओलिपस मैसी है।
यानी मैं क्वेश्चंस क्या बताया आप लोगों को, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस ग्रह पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है, और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ओलिपस मैसी है। समझ में आ गया ना। अब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फोबस और डाइमस, ठीक है, यानी फोबस, एक मिनट, फोबस और डाइमस, ठीक है, ये 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाइमस। समझ में आ गया ना। देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ, फोबस और डाइमस, ये क्या है, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह के नाम हैं, फोबस और डाइमस, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में, यानी हम लोग उन्हीं ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, शुक्र है ना, मंगल, पृथ्वी और बुध। तो हम लोगों ने शुक्र और मंगल की बात कर ली, अब पृथ्वी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। पहला तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे अधिक डेंसिटी होता है, यानी सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है, तो किसका होता है जी, तो पृथ्वी का ही होता है, ठीक है, पृथ्वी का ही होता है। और आप लोग को मैं ये भी बता चुका हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ रोटेट करती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी रोटेट करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस, और इसे ही यानी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। अब बात कर लें हम लोग मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में, ठीक है, बुध ग्रह के बारे में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह हो जाएगा, ऐसे पूछेगा तो। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन अगर पूछे आपसे सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखो, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चंस बताने लग जाऊँ और प्लैनेट्स के बारे में, यानी दूसरे ग्रह के बारे में, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चंस में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, ठीक है, 12 नंबर नहीं है, 13 नंबर है। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है, यानी कहने का मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है 58 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 60 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 65 वर्ष। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी 65 वर्ष किया है वो सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु जो है 62 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है, तो 65 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है जी, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा विध्वंसात्मक है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बवंडर, दूसरा ऑप्शन है तूफान, तीसरा ऑप्शन है प्रचंड तूफान, चौथा ऑप्शन है विली विली। ये क्या चीज़ है जी, अजीब ही है ना, ऑप्शंस भी विली विली। बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है इसमें से। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो सबसे ज़्यादा विध्वंसात्मक कौन है, तो तूफान है ना। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा आपका नाश कौन करता है, यानी
आंधी तूफान आता है तो सबसे ज़्यादा तूफान ही ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें, सबको क्या कर देता है, विध्वंस कर देता है, यानी एकदम से सबको गिरा देता है ना, डिस्ट्रक्ट कर देता है उसको, मतलब बर्बाद सा कर देता है। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सभी स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? परम आर्द्रता कहते हैं, उस बिंदु कहते हैं, या अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, या संघनन बिंदु कहते हैं? जल्दी से बताइए। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं जी? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है ना, अपेक्षिक आर्द्रता, वो सही है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड बताइए, मैं प्रत्येक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।